हेलो फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर MP शर्मा। अपन पढ़ेंगे बायोलॉजी इस अंदाज में जिससे पढ़ते पढ़ते याद हो जाए, अलग से नहीं रटना पड़े। आज शुरू कर रहे हैं अपन एक नया टॉपिक, माइटोकॉन्ड्रिया, एक महत्वपूर्ण कोशिकांग। महत्वपूर्ण इसलिए कि पावर हाउस है ये सेल का। ऊर्जा यहाँ बनती है, ATP यहाँ बनते हैं। सारे सेल को काम करने के लिए एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया देता है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, और वो ये, यदि वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने कमेंट भी अवश्य दें। आपका हर कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगेगा, पॉजिटिव ही लगेगा। और यदि कोई क्वेरीज होंगी तो उनका जवाब मैं अलग से वीडियो बना के दूंगा। तो बात इतिहास से शुरू करते हैं। हालांकि इतिहास पर प्रश्न पूछे जाने का आजकल ट्रेंड नहीं है, अब नहीं पूछे जाते ऐसे सरल प्रश्न, लेकिन फिर भी अपन तैयार रहें, कुछ भी पूछे अपन तैयार रहें। तो डिस्कवरी माइटोकॉन्ड्रिया की कोली करने की किन में? इंसेक्ट्स की फ्लाइट मसल्स में, कीटों की उड़ान पेशियों में। माइटो का मतलब तो होता है थ्रेड, और कॉन्ड्रिया का मतलब ग्रेन्यूल्स, थ्रेड और ग्रेन्यूल्स, ऐसी मिलीजुली सी संरचना। फ्लेमिंग ने इनको फाइला कहा तथा अल्टमान ने बायोप्लास्ट कहा। माइटोकॉन्ड्रिया नाम बेंडा का दिया हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया नाम बेंडा ने दिया। कुछ दूसरे नाम भी हैं इनके, जैसे सार्कोसोम्स। मसल्स की माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोसोम कहते हैं। और सार्को जो प्रीफिक्स है, पहले यदि कहीं सार्को शब्द आता है तो वो पेशियों के लिए आता है। जैसे मसल्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जैसे मसल्स की सेल मेम्ब्रेन को सार्कोलीमा कहते हैं। तो ये है, इसको यूज करते हैं सार्कोसोम्स। सार्कोसोम्स के अलावा प्लास्टोकोन्ड्स भी है, इनका नाम प्लास्टोकोन्ड्रिया भी है, कोन्ड्रियोप्लास्ट भी है, और मायोकॉन्ड्रिया नाम भी है। ये कई सारे नाम है, माइटोकॉन्ड्रिया के नाम है ये। फिर एक इंपॉर्टेंट बात है, एक वाइटल स्टेन है जेनस ग्रीन। वाइटल स्टेन, जैविक अभिरंजक। किनको कहते हैं जैविक अभिरंजक? जिनसे रंगने के बाद में कोशिका के काम में कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता हो, जो सामान्य काम करती रहे। जैसे हमारे को माइटोकॉन्ड्रिया को जिंदा भी रखना है और हमें उसकी कुछ क्रियाएं भी देखनी है, तो हमने वो वाइटल डाई जैविक अभिरंजक काम में लिया, वो जेनस ग्रीन है। सबसे पहले जेनस ग्रीन को काम में लिया था मिकेलिस ने। फिर इसके अंदर DNA भी होता है, 5 म्यू लंबाई का वृत्ताकार DNA होता है, और DNA की खोज माइटोकॉन्ड्रिया में मार्गिट एवं नास ने की। इनके अंदर F1 पार्टिकल्स हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर खास तरह के कण हैं, ग्रेन्यूल्स हैं खास तरह के। F1 पार्टिकल्स या ऑक्सीसोम्स कहते हैं, और F1 पार्टिकल्स की सहायता से ATP बनते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के संबंध में कुछ और बात भी कर लेते हैं, जो आजकल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि इन बातों के बिना टॉपिक अधूरा माना जाएगा। तो संख्या कितनी हो सकती है? 1 से लेकर 3 लाख तक की संख्या ऑब्जर्व की हुई है, इससे भी ज्यादा हो सकती है। माइक्रोस्ट्रियाज में 1, खमीर में, यीस्ट में 10। यकृत कोशिकाएं जिनकी उपापचय की दर ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है तो कम भी नहीं है, 1000 से लेकर 1600 तक। अपन एक अमीबा की बात करें, एक तरह का अमीबा है, अमीबा प्रोटियस नहीं, दूसरी तरह का अमीबा क्याउस, उसमें 50,000। एम्फीबियन ऊसाइट, एम्फीबिया के ऊसाइट की वृद्धि जो एम्फीबिया के दूसरे सेल्स उनसे काफी ज्यादा है। और अपन जानते हैं कि पित्त का संश्लेषण होता है, अपन ये भी जानते हैं कि वहां लेम्ब्रस क्रोमोसोम बनते हैं। तो तेजी से उपापचय के लिए, तेजी से बनाने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया भी खूब सारी चाहिए, और माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या 3 लाख तक। और इस प्रकार के माइटोकॉन्ड्रिया में वो योग का संग्रह और होता है, दे आर द वेयर हाउस ऑफ द योग। अपन साइज की बात करें तो स्मॉलेस्ट ईस्ट के अंदर सबसे छोटी है 0.1 म्यू की, कणिका के रूप में है ये। एम्फीबियन ऊसाइट में 40 म्यू तक। और ये बड़ी इसलिए हो गई कि इसके अंदर योग का, पीतक का, जो भ्रूण के लिए भोजन है, जो निषेचन के बाद में काम आएगा, उसका संग्रह होता है। एवरेज साइज 2 से 8 म्यू लंबाई में, और मोटाई में 0.5 से 1 म्यू तक। कहाँ होती है स्थान? वहां होंगी जहां पर ऊर्जा की आवश्यकता ज्यादा है। पावर हाउस कहाँ होगा? जहां मशीनें रखी होंगी।
तो जहाँ एटीपी की ज़्यादा आवश्यकता है, जहाँ एटीपी बनने ज़्यादा चाहिए, वहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रिया पहुँच जाती है। और स्थान इनका फिक्स नहीं है, ये फ्रीली मूव करती हैं। साइटोप्लाज्म में विस्तृत है वैसे तो, लेकिन उस जगह पर ज़्यादा होंगी जहाँ पर इनकी आवश्यकता ज़्यादा होगी। अब माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखते हैं अपन। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, दोहरी इकाई कला से घिरा हुआ कोशिकांग। एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन, बाह्य कला और आंतरिक कला। दोनों मेम्ब्रेन के बीच का स्थान आउटर चैम्बर, पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस। आउटर चैम्बर सबसे कॉमन वर्ड। आउटर मेम्ब्रेन की संरचना और इसकी परमिबिलिटी सामान्य मेम्ब्रेन की तरह से है। जैसे और यूनिट मेम्ब्रेन है वैसे ये मेम्ब्रेन है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर और उसकी परमिबिलिटी यूनिक है, खास तरह की है। और किसी मेम्ब्रेन में यह संरचना नहीं होती। क्या क्या विशेषताएं हैं इसकी? इनर मेम्ब्रेन पर अंगुली की तरह की ये संरचनाएं क्रिस्टी पाई जाती हैं, और क्रिस्टी अंदर धसी रहती है मैट्रिक्स में, और ये आउटर चैम्बर बढ़ा हुआ होता है इन क्रिस्टी में। आउटर चैम्बर और ये क्रिस्टी के बीच की जगह ये आपस में जुड़ी हुई हैं। इस इनर मेम्ब्रेन पर एलिमेंट्री पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जिनको ऑक्सीसोम भी कहते हैं, जिनको F1 पार्टिकल्स भी कहते हैं, जिनको ETS पार्टिकल्स भी कहते हैं, ये पाए जाते हैं। और यह एक ETS पार्टिकल है, ये इसका हेड पार्ट है, ये इसका स्टॉक है, वृंत है, और ये इसकी आधार की प्लेट है, आधार है इसका ये। और एक माइटोकॉन्ड्रिया में इनकी संख्या 10⁴ से 10⁵ तक, और दो F1 पार्टिकल्स के बीच की दूरी 100 एंगस्ट्रॉम। इन F1 पार्टिकल में और इनर मेम्ब्रेन पर खास तरह का साइटोक्रोम का एक सिस्टम पाया जाता है, कोएंजाइम का और एंजाइम्स का एक सिस्टम पाया जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्ट होता है, उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्ट होता है इस F1 सहित। और इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसपोर्ट के समय उनसे ऊर्जा ली जाती है, और उस ऊर्जा का उपयोग एटीपी संश्लेषण में होता है। ये F1 पार्टिकल्स का काम है। अब अपन F1 पार्टिकल के अरेंजमेंट को देखें तो ये आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन को अपन ने मोटा बनाया है थोड़ा सा। मान लो इसको अपन, इस पार्ट को अपन ज्यादा मैग्निफिकेशन से देखें तो ये तो मैट्रिक्स है, और ये आउटर चैम्बर है, बाह्य कक्ष है, और ये इनर मेम्ब्रेन की मोटाई है। इसमें F1 पार्टिकल इस तरह से है कि बेसल प्लेट तो मेम्ब्रेन के अंदर है, और F1 पार्टिकल का जो शीर्ष भाग है ये मैट्रिक्स की तरफ है, तो ये सारे शीर्ष भाग मैट्रिक्स की तरफ है। अब माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स है उसमें भी खास खास तरह की इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और उनमें सबसे महत्वपूर्ण तो एक तो इसका डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, जिसकी लंबाई 5 म्यू है, लेकिन वृत्ताकार है। वो प्रोकैरियोट की तरह का डीएनए 5 म्यू लंबाई का, जिसकी खोज मार्गेट और नास ने की। इसके अंदर राइबोसोम भी पाए जाते हैं, और ये राइबोसोम आइडेंटिकल तो नहीं होते प्रोकैरियोट के, लेकिन प्रोकैरियोट के समान राइबोसोम माने जाते हैं ये। और इस मैट्रिक्स में क्रेब चक्र के एंजाइम हैं, बीटा ऑक्सीडेशन के एंजाइम है, वो एंजाइम तो है ही, लेकिन खास संरचना इसमें मैसेंजर आरएनए भी पाया जाता है। वो मैसेंजर आरएनए जिसकी जीन इस डीएनए में है। इसमें ट्रांसफर आरएनए भी पाया जाता है, इसमें राइबोसोमल आरएनए भी पाया जाता है, और इसमें उपापचय की बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। और मेन काम तो अपने समझ ही लिया इसका कि ये एटीपी संश्लेषण का काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए पावर हाउस कहलाता है ये। अब अपन इस माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन को हटा दें तो बच जाएगी इनर मेम्ब्रेन और मैट्रिक्स, उसको अपन माइटोप्लास्ट कहते हैं। अपन इनर मेम्ब्रेन के 2 पॉइंट और डिस्कस करते हैं। इनर मेम्ब्रेन का ये सरफेस, ये जैसे इनर मेम्ब्रेन है, या अपन यहाँ से मान लें तो ये इनर मेम्ब्रेन है, यहाँ पर F1 पार्टिकल्स के हेड है, तो ये सतह है, और ये सतह दो सतह हो गई इसकी। ये बाह्य कक्ष की तरफ की सतह है, ये मैट्रिक्स की तरफ की सतह। बाह्य कक्ष की तरफ की सतह सी फेस कहलाती है, साइटोप्लाज्मिक फेस, और मैट्रिक्स की तरफ की सतह एम फेस कहलाती है, मैट्रिक्स की साइड की फेस। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है, और इस
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के 4 कॉम्प्लेक्स हैं, 4 संकुल हैं इसके। एंजाइम और कोएंजाइम से मिलकर ये संकुल बनता है। खास तरह की प्रोटीन भी होती है और उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन्स का जब ट्रांसपोर्ट होता है उस समय एटीपी बनते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में भी कुछ खास चीजें हैं, जैसे अपन ने माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए की बात की थी, लेकिन उसके अलावा अपन और बात एक बार फिर करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में राइबोसोम्स पाए जाते हैं, डीएनए पॉलीमरेज होता है, आरएनए पॉलीमरेज होता है, प्रोटीन सिंथेसिस के एंजाइम पाए जाते हैं, बीटा ऑक्सीकरण, वसीम लोगों का ऑक्सीकरण, बीटा ऑक्सीकरण और क्रेब चक्र के एंजाइम पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट हैं सारे पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से। माइटोकॉन्ड्रिया में इसके अलावा कुछ और आयन भी होते हैं। अब अपन राइबोसोम की बात करें, उसमें बात की थी मैंने कि माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोकैरियोट टाइप राइबोसोम होते हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होते, क्योंकि इन राइबोसोम का S 70 नहीं होकर 55 ही है और उसकी बड़ी और छोटी इकाई भी प्रोकैरियोट से डिफरेंट है, 39S और 28S। अब एक इंपॉर्टेंट बात ये कि माइटोकॉन्ड्रिया का चाहे डीएनए हो चाहे राइबोसोम हो, इसमें पिता का कोई योगदान नहीं होता। किसी भी व्यक्ति में माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए और राइबोसोम का सोर्स अंडाणु है, यानी माता है। ये जीन जो माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए में है ये माता से मिलते हैं हमारे को, पिता का इसमें योगदान नहीं होता, क्योंकि स्पर्म में ये माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट बात और कि ये डीएनए क्या काम करता है। इस डीएनए के द्वारा 13 प्रकार की प्रोटीन, हमारे में मनुष्यों के माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए में 13 प्रकार की जीन खोजी गई हैं, जिनके द्वारा मैसेंजर आरएनए बनता है और 13 प्रकार की प्रोटीन बनाई जाती हैं इस डीएनए के द्वारा। यानी माइटोकॉन्ड्रिया की खुद की 13 प्रकार की प्रोटीन है जो वहीं बनती हैं, वहीं मैसेंजर आरएनए और वहीं बनती हैं वो। और माइटोकॉन्ड्रिया में कुल मिलाकर 1500 प्रकार की प्रोटीन है। तो बाकी की प्रोटीन कहाँ से आती है? बाकी की प्रोटीन का मैसेंजर आरएनए बनता है न्यूक्लियस में, वो साइटोप्लाज्म में आता है, प्रोटीन बनती हैं और साइटोप्लाज्म से प्रोटीन फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रवेश करती हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का मैंने बताया था कि इनर मेम्ब्रेन की जो पारगम्यता है वो बहुत ही विलक्षण है, अपने आप में अनूठी है, यूनिक है वो। माइटोकॉन्ड्रिया की और विशेष बातें जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल विद इन सेल कहते हैं, कोशिका में कोशिका। एक यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया एक सहजीवी बैक्टीरिया की तरह से मानते हैं इसको। अल्टमान ने ये कंसेप्ट दिया जिसको मानते हैं सब लोग कि इवोल्यूशन में शुरू में एक कोई बैक्टीरिया यूकैरियोटिक सेल में प्रवेश करता है परजीवी के रूप में, और बाद में इनका संबंध सिम्बायोटिक हो गया। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, आवश्यक हैं वो। माइटोकॉन्ड्रिया स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता और यूकैरियोटिक सेल होस्ट भी स्वतंत्र रूप से इसके बिना नहीं रह सकता। तो एक अलग से सेल मानकर हम बात करते हैं सेल विद इन सेल की। इसी प्रकार क्लोरोप्लास्ट को भी कोई दूसरा बैक्टीरिया था, वो उससे क्लोरोप्लास्ट का इवोल्यूशन हुआ। तो क्लोरोप्लास्ट को भी सेल विद इन सेल। अपने बात की थी ऑर्गेनेली विद इन ऑर्गेनेली। माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में जो राइबोसोम पाए जाते हैं, इसलिए राइबोसोम को ऑर्गेनेली विद इन ऑर्गेनेली कहते हैं। कौन से वाले? जो इनमें पाए जाते हैं, वो 80S नहीं, ये 55S वाले या इसके आसपास वाले, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के सारे सब जीवों की माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम 55S के नहीं होते, वेरिएशंस हैं, लेकिन सबको अपन प्रोकैरियोट टाइप कहते हैं। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया की समानता बैक्टीरिया से क्या क्या है ये बात करते हैं अपन। तो जिस तरह से बैक्टीरिया में सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी सर्कुलर डीएनए है। बैक्टीरिया के डीएनए का जीसी रेशियो ज्यादा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए का भी जीसी रेशियो ज्यादा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का प्रोटीन सिंथेसिस की मशीनरी पाई जाती है, राइबोसोम पाए जाते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस के एंजाइम पाए जाते हैं, डीएनए पॉलीमरेज होता है, आरएनए पॉलीमरेज होता है। ये सारी व्यवस्था उसको एक अर्ध स्वायत्त कोशिकांग का दर्जा देती हैं। स्वायत्त नहीं है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को आवश्यकता है 1500 प्रकार की प्रोटीन की, इतनी पाई जाती हैं। इनमें से 13 वो अपनी खुद की बना लेता है। तो खुद ने कुछ व्यवस्था कर ली, बाकी की सारी चीजों के लिए वो केंद्रक पर, होस्ट सेल के केंद्रक पर निर्भर करता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहते हैं। अपने बात की है कि माइटोकॉन्ड्रिया
किसी सेल में हजारों की संख्या में हो सकती है, तो आखिर इतनी संख्या में आती कहाँ से है? तो बैक्टीरिया से एक और समानता है कि जिस तरह से बैक्टीरिया का डिवीजन होता है, बैक्टीरिया का विभाजन होता है, बैक्टीरियल बाइनरी फिशन कहते हैं जिसको, वैसा ही बाइनरी फिशन माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। माइटोकॉन्ड्रिया पूर्व स्थित माइटोकॉन्ड्रिया के विभाजन से बनती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति गृह है, पावर हाउस ऑफ द सेल। संश्लेषण की सारी क्रियाएं, हमारे शरीर की पेशी कोशिकाओं की, पेशी तंतुओं की सारी ऊर्जा, संश्लेषण की सारी क्रियाएं वो एटीपी के द्वारा पूरी होती हैं। एटीपी एनर्जी की करेंसी है और एटीपी बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा कहां से आती है? इसके लिए 2 पॉइंट हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में एक होता है बीटा ऑक्सीकरण, जिसके एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होते हैं, और बीटा ऑक्सीकरण को यह नाम इसलिए मिला क्योंकि फैटी एसिड्स का, वसीय अम्लों का ऑक्सीकरण होता है इसमें, और वसीय अम्लों के बीटा कार्बन पर होता है ये ऑक्सीकरण। वसीय अम्ल जैसे ओलिक अम्ल, पामिटिक अम्ल, स्टीरिक अम्ल, इनमें बीटा कार्बन पर ऑक्सीकरण होता है, इसलिए इसको बीटा ऑक्सीकरण कहते हैं। बीटा ऑक्सीकरण की जो क्रियाएं हैं उस समय एक तो ऊर्जा निकलती है और साथ में एस्टाइल कोएंजाइम ए की इकाइयां बनती हैं। इस ऊर्जा का उपयोग एटीपी बनाने में हो जाता है तथा एस्टाइल कोएंजाइम ए को क्रेब चक्र में प्रवेश करा दिया जाता है, जो फिर माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। एस्टाइल कोएंजाइम ए ग्लूकोज से भी बनता है, पहले पायरुविक अम्ल बनता है और फिर एस्टाइल कोएंजाइम ए बनता है। तो एस्टाइल कोएंजाइम ए के द्वारा क्रेब चक्र में फिर ऊर्जा मुक्त होती है और अंत में कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन जाते हैं। तो ये जो ऊर्जा निकलती है उसका उपयोग भी एटीपी संश्लेषण में होता है। इस प्रकार हमारे शरीर की सारी ऊर्जा वो कोशिकाओं में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा बनाए गए एटीपी से पूरी होती है। ऊर्जा की सारी आवश्यकताएं माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा पूरी होती हैं। एक और पॉइंट समझते हैं, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। इसको मैटरनल इनहेरिटेंस भी कहते हैं। इसमें न्यूक्लियस के जीन का कोई योगदान नहीं होता। साइटोप्लाज्म में स्थित जीन की वंशागति, उसको साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस या मैटरनल इनहेरिटेंस कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। समझते हैं इसको अपन। जिस समय जाइगोट बनता है, निषेचन होता है, उसमें अंडाणु में जितनी माइटोकॉन्ड्रिया है वही माइटोकॉन्ड्रिया जाइगोट की माइटोकॉन्ड्रिया बन जाती हैं, क्योंकि शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया होती नहीं है। शुक्र जनन के समय माइटोकॉन्ड्रिया सारी मिलकर एक फीता बनाती हैं और इस फीते को निवेदन कर्ण कहते हैं। और ये निवेदन कर्ण शुक्राणु को तैरने के लिए ऊर्जा देता है, एटीपी देता है। और जब निषेचन होता है तो ये निवेदन कर्ण तो बाहर ही रह जाता है और अंदर यदि गलती से चला भी गया तो इसका पाचन हो जाता है। यानी शुक्राणु की तरफ से जाइगोट में माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में कोई योगदान नहीं होता। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया लगातार विभाजित होती हैं और इनके विभाजन से जो माइटोकॉन्ड्रिया बनती है उनका वितरण कोशिकाओं में होता रहता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से मिली? ये तो अंडे से मिली, इसलिए इसको मैटरनल इनहेरिटेंस कहते हैं। और उसमें भी कहाँ है? ये अंडे में भी कहाँ पर है? साइटोप्लाज्म में है, इसलिए इसको साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का इनहेरिटेंस साइटोप्लाज्मिक या मैटरनल कहलाता है। और दूसरा, माइटोकॉन्ड्रिया पूर्व स्थित माइटोकॉन्ड्रिया के विभाजन से बनती हैं। एक और बात है, माइटोकॉन्ड्रिया के ओरिजिन को डी नोवो भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है और अचानक प्रकट होगी माइटोकॉन्ड्रिया, तो कहाँ से आई ये? माइटोकॉन्ड्रिया का अचानक प्रकट हो जाना डी नोवो कहलाता है। यानी जिसका हमारे पास में कोई स्पष्ट स्रोत का पता नहीं है कि ये कहाँ से आई, उसके लिए हम कहते हैं कि डी नोवो हो गई। और ये शब्द माइटोकॉन्ड्रिया की तुलना में क्लोरोप्लास्ट के लिए ज़्यादा उपयुक्त रहता है, क्योंकि प्लांट सेल्स में अचानक क्लोरोप्लास्ट प्रकट हो जाता है और क्लोरोप्लास्ट की वंशागति भी ऐसी कैसी है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की है। वही साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का, मैटरनल इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है ये। तो अचानक प्रकट हो जाना क्लोरोप्लास्ट का या माइटोकॉन्ड्रिया का, ये डी नोवो ओरिजिन कहलाता है। इस प्रकार अपन ने माइटोकॉन्ड्रिया के संबंध में जितनी आवश्यक जानकारी थी वो सारी प्राप्त कर ली है। और अब अपन माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर बनने वाले प्रश्नों को अपन हल कर सकते हैं। अब अंत में एक बात फिर से याद दिला दूँ, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे दूसरे वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिल सके। तो चलिए मिलते हैं
अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय।